एक आदमी जिसे नशे की गंदी लत लग जाती है, उस आदमी के नशे की वजह से उस आदमी का पूरा परिवार परेशान होता है, हैरान होता है और उस आदमी के नशे की लत को छुड़ाने के लिए तमाम प्रकार की कोशिशें करता है। कभी उसे कहीं नशा मुक्ति केंद्र भेजता है, कभी उसे नौकरी करने को कहता है, कभी सामने बैठ के समझाता है। सारी मशक्क़त, सारी जो मेहनत थी वो बस इसलिए थी कि उनके घर का जो इकलौता चिराग है वो नशा छोड़ दे, सही रास्ते पे आ जाए, माँ बाप की इज़्ज़त करे। लेकिन वो लड़का नशे की लत में, नशे की आदत की वजह से सारे रिश्तों को, सारे नातों को इस कदर ताक पे रखता है और कुछ ऐसी घटना को अंजाम देता है कि जब आप पूरी वीडियो में इस चीज़ को सुनेंगे और सिलसिलेवार तरीके से जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप हैरान हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे कि एक नशा सारे रिश्ते, सारे नातों पे, चाहे वो नाता भाई बहन का रहा हो, जो कितना पवित्र रिश्ता होता है, चाहे वो रिश्ता माँ बाप का रहा हो, चाहे वो दादी पोते का रहा होगा, इन सारे रिश्तों के ऊपर एक नशा आ जाता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलूँगा आज की इस कहानी के ऊपर। उससे पहले आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताने का, इस कहानी को सुनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा कारण यही है कि आज एक औलाद अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को इस कदर दरकिनार करके अपने गुस्से के आगे उन सबको इस कदर मौत के घाट उतारता है कि ना केवल इस घटना की गूंज आगे शायद एक दो दिन में आपके सामने न्यूज़पेपर में आए, एक दो दिन में आप शायद टेलीविज़न पे देखें, चाहे आप न्यूज़ में देखें, तो जब आप सुनेंगे, जब आप पूरी घटना को जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप हैरान होंगे, कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे कि एक औलाद अपने माँ बाप को, अपनी सगी छोटी बहन को उनके साथ ऐसी बर्बरता करता है, ऐसी नृशंस हत्या करता है और हत्या करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ करता है जो मानवता के इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसी डेली कहानियाँ सुनना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं, और सुनना भी चाहिए, इससे आसपास हमारे इलाके में, हमारे देश में जो चीज़ें घट रही हैं वो हमें जब पता रहता है तो हम इस चीज़ से सावधान भी रहते हैं, कहीं ना कहीं सतर्क रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो 8:30 बजे डेली आइए, मैं डेली सुनाता हूँ। तो काफ़ी समय मैंने ख़राब किया, तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिमी दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, पश्चिमी दिल्ली के पालम इलाके में एक जगह है राजनगर पार्ट 2। वहीं पे एक बिल्डिंग में एक परिवार, एक पूरा ख़ानदान रहता था। बिल्डिंग के ऊपरी भाग में एक परिवार रहता था, उसके निचले भाग में, निचले तल में उनके चचेरे भाई रहते थे। शुरुआत में ये परिवार काफ़ी खुशी मन से रह रहा था। जो ऊपरी परिवार था, परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसकी एक बूढ़ी माँ, एक बेटी और एक 25 साल का बेटा था। बेटे का नाम केशव था, बेटी का नाम उर्वशी था, आदमी का नाम दिनेश था। और उसी परिवार के नीचे उनका जो चचेरा भतीजा था, जो उनका भतीजा था, वो कुलदीप सैनी, वो भी रहा करता था। शुरुआती दिनों में ये सारी चीज़ें बड़ी सही चल रही थी। परिवार में काफ़ी खुशी मन से सब लोग रह रहे थे। जो भी पैसे इधर उधर से कमाई करके, चाहे दिहाड़ी करके, चाहे जहाँ से वो पैसे आ रहे थे, सारे परिवार के लोग बड़े खुशी मन से उसमें खा पी रहे थे, घर में शांति रहती थी। लेकिन जैसे जैसे जो इस परिवार का इकलौता लड़का था, जो इस परिवार का चिराग था, केशव, वो बड़ा होता गया, उसकी आदत, उसकी संगत कहीं ना कहीं अब गंदी होने लगी थी। शुरुआत में कभी गुटखा खाता, कभी बीड़ी पीता, कभी सिगरेट पीता। और ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है उस शुरुआत में घर वालों से छुप के करता था। घर वाले इस बात से अनजान थे। उन्हें लगता था कि उनका जो बेटा है, इकलौता बेटा, वो पढ़ने जा रहा है, पढ़ाई करके वापस आएगा, पढ़ लिख के शायद कुछ अच्छा आदमी बन जाएगा, कुछ पैसे कमाएगा, अच्छी नौकरी पाएगा, जो अमूमन हर माँ बाप का सपना होता है। ऐसा ही सपना इस परिवार के जो सारे सदस्य थे, चाहे वो परिवार के मुखिया दिनेश रहे हों, चाहे परिवार की जो माँ थी, बूढ़ी माँ, वो रही हों, सबका सपना था कि ये जो केशव है पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, घर की गरीबी दूर करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन इस चीज़ से उलट जो केशव था, वो नशे की लत में इस कदर फंसता जा रहा था। कभी वो गुटखा खाता, कभी वो सिगरेट पीता। धीरे धीरे हद तो तब हो गई जब वो शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा, और इधर उधर के जो भी भांग, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी नशों का वो सेवन करता। और धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो नशा करके वो घर भी आने लगा। शुरुआत में बहन जानती है, बहन समझाती है, क्योंकि भाई का जो सबसे करीबी होता है वो बहन ही होती है। बहन समझाती है, कहती है कि भैया आप ये नशा वगैरह छोड़ दीजिए, इससे हमारे परिवार का बहुत नुकसान होगा, बहुत बदनामी होगी। कितने पैसे आप खर्च करके ये शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, इस पैसे से हम घर में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, घर की तरक्की के लिए, घर की प्रगति के लिए कुछ कर सकते हैं।
बहन छोटी थी, फिर भी उसके हिसाब से उसके पास जितनी बुद्धिमानी थी उस हिसाब से वो अपने भाई को समझाती थी। भाई भी शुरुआत में कुछ दिन वादा करता है कि वो नशा नहीं करेगा, नशे से दूर रहेगा। और इसी बीच इस आदमी की, इस लड़के की एक गर्लफ्रेंड भी बनती है। गर्लफ्रेंड इसे पसंद करती है, ये भी उस लड़की को पसंद करता है। लेकिन समय बीतता जा रहा था और इसकी जो नशे की लत है वो कहीं ना कहीं इसके सारे रिश्तों पे, सारे नातों पे हावी होने लगी थी। शुरुआत के दिनों में जब इसे कभी पैसा मिलता था तो ये उसी पैसे से नशा करता, लेकिन जब इसे नशे की तगड़ी लत लगने लगी तो ये कभी अपनी बहन से पैसा मांगता, कभी अपनी गर्लफ्रेंड से पैसा मांगता। और पैसे मांगने का जो ये आलम था, समय दर समय ये अपनी दादी से पैसा मांगता, फिर हिम्मत करके अपनी माँ से मांगने लगा, फिर अपने पिता से मांगने लगा। अब घर वाले शुरू में एकलौता चिराग था तो जो भी पैसे मांगता जैसे तैसे करके अपने बेटे की खुशी के लिए दे देते। अब उन्हें थोड़ी ना पता था कि ये आदमी कहीं नशा कर रहा है, कहीं गांजा पी रहा है, कहीं शराब पी रहा है। लेकिन जब इसके पैसे मांगने की आदत बढ़ती गई तो घर के जो मुखिया दिनेश हैं उन्हें कहीं ना कहीं अब डाउट होने लगा कि आदमी आखिर इतने पैसे कर क्या रहा है, इस पैसे का ये उपयोग क्या कर रहा है। इसके बाद दिनेश अब इसके ऊपर नज़र रखने लगे और इसी नज़र रखने के दौरान उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली कि कैसे ये नशे का आदी हो चुका है, किस तरह ये नशे की लत में डूब चुका है और दिन भर इसे शराब चाहिए, इसे गांजा चाहिए, इसे भांग चाहिए। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें दिनेश को पता चलती हैं तो एक तरह से उनके होश फाख्ता हो जाते हैं कि घर का जो इकलौता चिराग है, घर का जो इकलौता लड़का है, वो नशे की लत में इस कदर डूब चुका है कि पूरे घर को वो बेच डाल रहा है। इसके बाद दिनेश घर पे आते हैं, ये बात अपनी माँ को बताते हैं, अपनी पत्नी को बताते हैं। और सुनने में जो बात आई कि जो केशव था वो अपनी दादी के बेहद करीब था, दादी की बड़ी इज्जत करता था, दादी की सारी बात मानता था। और अक्सर हर घर में होता है कि जो पोता होता है, जो घर का लड़का होता है, वो अपनी दादी से ज़्यादा ही करीब रहता है, पेरेंट्स से ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनके करीब रहता है। इसी क्रम में जब दादी ये बात जानती हैं और इधर दिनेश गुस्सा होता है कि आज इसको मारूंगा, इसको फटकारूंगा, तो दादी कहती हैं कि तुम डांटने को रहने दो, अभी बच्चा है, गलती कर रहा है, नादानी कर रहा है, मैं उसे समझाऊंगी, अपनी कसम दे दूंगी, ये सुधर जाएगा, ये नशा नहीं करेगा। इसके बाद दादी की बात घर वाले मानते हैं। दादी इसे अपने पास बुलाती, इसे समझाती, अपनी कसम देती है और ये भी कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद नशा नहीं करूँगा। मामला रफा दफा हो जाता है, बात आई गई हो जाती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ये नशा करता हुआ पकड़ा जाता है, इसके पिता फिर इसे पकड़ते हैं, फिर घर पे बात आती है, फिर दादी इसे समझाती है, इसका बीच बचाव करती है, अपनी कसम वगैरह देती है। फिर कुछ दिन तक ये मानता है, फिर ये नशा करता है। अंत में जब घर वाले परेशान होते हैं तो इसे घर से भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम कहीं जाके नौकरी करो और अपना खुद कमाओ, खुद खाओ। घर वालों का ये सेंस था कि अगर शायद ये नौकरी करने जाएगा और पैसे की कीमत इसे पता चलेगी तो ये कहीं ना कहीं नशे पे जो पैसा बर्बाद कर रहा है, इसी बहाने से ये नशा करना छोड़ देगा। घर वालों की बात कुछ हद तक शायद सही भी हो जाती, लेकिन जब ये नौकरी करने के लिए कहीं इधर जाता, कहीं उधर जाता, तो इसकी नशे की जो आदत थी, ये सारे पैसे से जब नशे में डूबा रहता और नशे में ही काम पे जाता, तो ऐसे आदमी को भला कौन काम पे रखेगा। ये कभी चंडीगढ़ जाता, कभी पंजाब जाता और बीच में भी ये कुछ टाइम तक, लास्ट टाइम तक गुरुग्राम में, जो गुरुग्राम है, वहाँ पे नौकरी करने गया। लेकिन इसके नशे की लत की वजह से, इसके नशे की आदत की वजह से वहाँ से भी इसे भगा दिया गया। अब इसकी नौकरी भी छूट चुकी थी और नशे का ऐसा आलम था, इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने भी इसे लात मार दिया, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ कौन ही रहना चाहेगा जो पूरे दिन नशे में डूबा हो, पूरे दिन नशे में रहता हो। अब इसके पास नौकरी के भी पैसे नहीं थे, सपोर्ट करने के लिए कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, नशे का ऐसा आलम था कि कोई ठीक ठाक दोस्त भी नहीं था। अब जब इसे नशे की तलब लगती और ये घर वालों से पैसा मांगता तो कुछ दिन तक तो घर वाले फिर पैसा वगैरह देते हैं, लेकिन जब इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती गई, ये बार बार पैसे मांगता, तो घर वाले भी अंत में हैरान होकर, परेशान होकर, इससे थक हार कर इसे पैसे देने से साफ मना कर देते और कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम चाहे जियो चाहे मरो, हम कोई पैसे तुमको नहीं दे पाएंगे। अब एक तरफ इसे नशे की तलब लगी थी, एक तरफ इसे कोई पैसा नहीं दे रहा था, तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो होना था वही हुआ। अब ये अपने घर वालों से झगड़ा करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम तक बहस होती है, कुछ टाइम बाद ये अपनी कभी बहन को पीट देता, कभी माँ को धक्का दे देता, कभी दादी को धक्का दे देता, कभी अपने पिता से बहस करता और इसके इस बदतमीजी का जो सिलसिला था उस समय के साथ बढ़ता चला जा रहा था। घर वाले भी इससे परेशान थे, हैरान थे। अब घर वालों को किसी ने सलाह दी कि शायद आप इसे अगर नशा मुक्ति केंद्र भेज दें तो वहाँ पे ये जाएगा, नशे की लत से छूट जाएगा, नशा करना छोड़ देगा, पूरा परिवार जो है फिर से पटरी पे आ जाएगा।
अब घर वाले जो इस मामले से इतना ज़्यादा परेशान थे, कोई उन्हें ये आइडिया देता है कि ये वहाँ पे जाएगा, नशा करने की जो लत है वो छूट जाएगी, तो मरता क्या ना करता। घर वाले बेचारे इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजते हैं। वहाँ पे कुछ दिन रहता है और बीच बीच में जब घर वाले मिलने जाते हैं और इसकी माँ जो थी वो मिलने गई, तो 1 महीने पहले ही या फिर 15 दिन पहले ही इसकी माँ जब इससे मिलने जाती है तो ये कहता है कि माँ मैं एकदम ठीक हूँ, नशा मैं छोड़ दी, अपने पास लेके चलो, मैं यहाँ पे बोर होता हूँ, मेरा मन नहीं लगता। अब माँ बेचारी पिघल जाती है और इसे घर पे लाने का फैसला करती है। लेकिन शायद इसकी यही गलती, इसकी माँ की यही गलती आने वाले समय के लिए एक ऐसी मिसाल देने वाली थी, एक ऐसी नज़ीर देने वाली थी, जिससे शायद उस इलाके के पूरे परिवार दहल गए, पूरे दिल्ली दहल गई, और शायद जैसे जैसे इस खबर फैलेगी पूरा का पूरा देश दहल सकता है। इसको लेके घर पे वापस आते हैं, लेकिन जैसे कुछ दिन तक ये रहता है, दरअसल इसका आने का जो बहाना था वो घर वालों की याद नहीं थी, इसे नशा करना था, वहाँ पे इसे नशा मिल नहीं रहा था। इसे फिर से नशे की तलब लगती है, ये घर वालों से फिर से पैसे मांगता है, फिर से मारपीट करता है। घर वाले पैसा देने से जब मना कर देते हैं और इसी बीच इसको लगता है कि जब तक घर वाले रहेंगे ना मैं कुछ बेच सकता हूँ, ना मुझे कोई पैसा मिल सकता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि घर वालों को ही हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि ना रहेंगे घर वाले, ना कोई मुझे रोकेगा, और मैं इत्मीनान से नशा करूँगा, गांजा पीऊँगा, भांग खाऊँगा, पूरे घर को एक नशा केंद्र में बदल दूँगा। एक होता है नशा मुक्ति केंद्र, एक होता है नशा केंद्र, तो शायद पूरे घर को मैं मधुशाला में बदल दूँगा। इसके बाद ये बाकायदा मार्केट जाता है, मार्केट जाके एक चाकू लाता है और अपने पास रख लेता है कई हफ्तों पहले ही। उसके बाद ये बार बार पैसे मांगता, बार बार घर में किचकिच होती, झगड़ा होता। समय के साथ साथ इसका जो घर वालों से बेरुखी थी वो भी बढ़ती चली गई, और इसी महीने में और इसी हफ्ते में शायद 3 दिन पहले, इसी मंगलवार को, ये रात को अपनी दादी से पैसा मांगता है। दादी की उम्र 75 साल है। जब पैसा मांगता है तो दादी कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि पैसा दूंगी तो तुम उस पैसे को शराब में, इन सारी चीज़ों में लगाओगे, अपनी सेहत ख़राब करोगे, और मैं अपने पोते को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। कुछ टाइम तक ये रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चीज़ चल रही थी। 3-4 बार ये जब मांगता है, तो मांगने के बाद जब दादी मना करती है तो एक बार अचानक से ही अपने दादी के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, और चाकू की वार को, जो चाकू की नोक है, उसको दादी के अंदर तब तक चुभोता है जब तक दादी की, उस बेचारी वृद्धा महिला की मौत नहीं हो जाती। दादी मर जाती, घर में चीख पुकार मचती है। इसके बाद चाकू लेके अपनी माँ के पास जाता है, माँ से भी पैसा मांगता है, और जैसे ही माँ मना करती है, ये चाकू से अपनी माँ के ऊपर हमला करता है। बीच बचाव में इसके पिता आते हैं, और जैसे ही पिता आते हैं ये पिता के ऊपर वार करने लगता है, तो दोनों भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हैं। और ये जब चीख पुकार इसकी बहन सुनती है तो बहन जान जाती है कि आज भाई के ऊपर खून सवार हुआ है। कुछ देर तक वो भाई को मना करती है, लेकिन जब भाई नहीं मानता तो खिड़की के पास जाके गुहार लगाने लगती है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करने लगती है, और जो उसका चचेरा भाई था कुलदीप सैनी, जो नीचे रह रहा था, उसे चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगती है कि भाई आओ, आज भाई सबको मार डालेगा, किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद कुलदीप ये चीख पुकार सुनता है, ऊपर जाता है, गेट खटखटाता है। तो खटखटाने के दौरान जब कुलदीप गेट खटखटाता है और केशव खटखटाने की आवाज़ सुनता है, तो दरवाजे के पास आता है और ये कहते हुए कुलदीप को भगा देता है कि मेरे परिवार का आंतरिक मामला, इसमें तुम ना पड़ो। इसके बाद कुलदीप कहता है कि मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ, भले ही हम लोग साथ नहीं रह रहे हैं, लेकिन मेरा ही परिवार है, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, गेट खोलो। लेकिन गेट चूँकि अंदर से बंद था, गेट नहीं खुलता है। इसके बाद ये फिर भाग के बाथरूम की तरफ जाता है। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है। ये उस दरवाजे को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद फिर अंदर माँ से फिर पूछता है कि पैसे दोगी या नहीं। अच्छा, हैरान करने वाली बात है कि इसी दौरान दादी के कत्ल के बाद जब ये माँ के पास जाता है, माँ पिता वॉशरूम में बंद हो जाते हैं, तो इसी दौरान ये घर में लूटपाट करता है, अपने ही घर की चीज़ों को चुराता है। फिर इसके बाद अपनी बहन का कत्ल करता है। बहन का कत्ल करने के बाद, चूँकि बहन शोर मचा रही थी, उसका बेदर्दी से गला काटने के बाद फिर चूँकि इसे चाबियाँ चाहिए थी, अपने माँ बाप की अलमारी की चाबियाँ चाहिए थी, इसलिए अपने माँ बाप की किचन के वॉशरूम के दरवाजे को तोड़ता है, उस कमरे में जाता है, अपनी माँ की भी हत्या करता है, अपने पिता की भी हत्या करता है। और हत्या करने के बाद इधर जो कुलदीप था, ये सारी चीज़ को देख रहा था, उसके आँखों के सामने ही उसके चाचा, उसकी चाची, उसकी दादी, इन सब का कत्ल हो रहा था। इसलिए कुलदीप पुलिस को फ़ोन करता है, और वहाँ के जो पुलिस उपाध्यक्ष हैं मनोज,
वो फ़ोन उठाते हैं, उनसे बताता है कि मेरे घर में लड़ाई हो रही, चूँकि शायद दरवाजे के अंदर क्या हो रहा है उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मनोज आते हैं और इसी बीच कुलदीप देखता है कि जो केशव है वो एक शाफ्ट से, एक खिड़की के शाफ्ट से कूद के भाग रहा है, चिमनी के शाफ्ट से। इसके बाद जो कुलदीप है भाग के केशव को पकड़ता है, दरवाज़ा अंदर से बंद ही था। पुलिस आती है, पुलिस केशव को पकड़ती है और पकड़ने के बाद दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो अंदर का जो नज़ारा था इतना ज़्यादा खौफनाक था, इतना ज़्यादा विभत्स था कि देखने के बाद उन पुलिस वालों के भी मुंह से उल्टियाँ निकल गई। दरअसल अंदर पूरे फर्श पे पूरा का पूरा खून फैला हुआ था, 4 लोगों का खून पूरे फर्श पे फैला हुआ था। चूँकि चाकू का वार इस कदर किया ही गया था कि जो लोगों की मौत हुई थी पूरा खून शरीर से निकल जाने की वजह से हुई थी। इसके बाद लाश को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जैसे ही पुलिस इसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो ये अपने उस चचेरे भाई को भी धमकी देते हुए कहता है कि आज तुम मुझे फंसाए हो, मुझे पकड़वाए हो, लेकिन याद रखना जैसे ही मैं जेल से निकलूँगा अगला नंबर तुम्हारा होगा। और इसी धमकी के साथ पुलिस उसे गाड़ी में बैठाती है और मामले में अभी पूछताछ कर रही है। तो आप सोच के देखिए एक नशे के चक्कर में, एक बोतल शराब के चक्कर में कैसे एक परिवार पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। एक भाई ने अपने 18 साल की बहन का कत्ल किया, अपने 55 साल के पिता का कत्ल किया, अपनी 75 साल की दादी का कत्ल किया और अपनी 48 साल की माँ का कत्ल किया। तो आप सोच के देखिए एक नशा, एक बोतल शराब क्या कुछ करा सकती है। तो फ़िलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जब आप अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, और ज़रूरी है इस समाज में अगर आप अपना विचार, अपना स्टैंड नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस समाज के आदी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों की बातों को आप अपने आप में एक्सेप्ट कर लेंगे कि उसने जो कहा मैं स्वीकारता हूँ, मुझे क्या मतलब है। लेकिन हर आदमी का अपना एक स्टैंड होना चाहिए, अपनी बात रखने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर आप अपनी बात अभी से रखना शुरू करेंगे तो शायद आने वाले समय में समाज हमारा बदलेगा, हमारी सोसाइटी बदलेगी, हमारा देश बदलेगा और शायद कुछ क्राइम कम हो। तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।